फ्रीडम, आज़ादी। दोस्तों ये नज़म लिखी है लैंगस्टन ह्यूज ने। ये एक ब्लैक अमेरिकन था, यानी जिनकी रंगत काली होती है। ये नज़म इसने लिखी थी उस जमाने में जब वाइट अमेरिकन ब्लैक लोगों को उनके राइट्स नहीं दिया करते थे, तो इसलिए इसने फ्रीडम नज़म लिखी थी। दोस्तों इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैंने वीडियो के आखिर में डिटेल में बोल कर बयान किए हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें काफ़ी सारे लिटरेचर के कॉन्सेप्ट्स पूछे गए थे जो कि आपके लिए मुश्किल हैं, तो मैंने बोल कर बयान किए हैं और आपको मैंने जितना बताया आपने सिर्फ उतना ही याद रखना है, आपके पेपर्स के लिए वो काफ़ी है। और आखिर में हमारा ये जो चैनल है स्टडी स्प्लैश, ये इन प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो फॉलो करें, विजिट करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। और डिटेल में वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिलेंगी। फ्रीडम विल नॉट कम टुडे दिस ईयर नॉर एवर थ्रू कॉम्प्रोमाइज एंड फियर। आज़ादी नहीं मिलेगी, ना आज मिलेगी, ना इस साल मिलेगी और ना कभी मिलेगी अगर हम इसी तरह कॉम्प्रोमाइज करते रहे, यानी समझौता करते रहे और डरते रहे। आई हैव एज मच राइट एज द अदर फेलो हैज टू स्टैंड ऑन माई 2 feet एंड ऑन द लैंड। मेरे पास भी उतना ही इख्तियार है अपने पैरों पर खड़े होने का और जमीन का मालिक बनने का जितना किसी दूसरे के पास है। दोस्तों यहाँ पे फेलो का मतलब है कोई दूसरा बंदा, और दूसरा बंदा कौन है? वाइट अमेरिकन, जो राइट्स नहीं दे रहे, ये उनकी बात कर रहा है कि जितना इख्तियार उसके पास है उतना ही मेरे पास है, और मेरे पास भी इख्तियार है कि मैं भी यहाँ पे जमीन का मालिक बनूं। दोस्तों यहाँ पे जमीन खरीदने का मतलब वाकई जमीन खरीदना ही है, क्योंकि जो ब्लैक अमेरिकन से उस वक्त उनको इजाजत नहीं थी प्रॉपर्टी खरीदने की अमेरिका में, इसलिए वो कह रहा है कि मेरे पास उतना ही इख्तियार है जितना दूसरे को है। आई टायर सो ऑफ हेयरिंग पीपल से लेट थिंग्स टेक देयर कोर्स टुमारो इज अनदर डे। मैं थक गया हूं लोगों की ये बातें सुन सुनकर कि चीजों को उस तरह होने दो जिस तरह वो हो रही हैं, और सुबह एक नया दिन है। आई डू नॉट नीड फ्रीडम व्हेन आई एम डेड, आई कैन नॉट लिव ऑन टुमारोज ब्रेड। मुझे आजादी तब नहीं चाहिए जब मैं मर जाऊंगा, मैं कल की रोटी पर आज जिंदा नहीं रह सकता। दोस्तों यहाँ पर रोटी जो है वो एक मेटाफर है। मेटाफर क्या होता है ये मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स में बताऊंगा। इसका मतलब है आजादी, यानी अगर कल तुम आजादी दे रहे हो मुझे, तो मुझे कल आजादी नहीं चाहिए, कल तो मैं मर जाऊंगा, मैं कल की रोटी पर आज जिंदा नहीं रह सकता। फ्रीडम इज अ स्ट्रॉन्ग सीड प्लांटेड इन अ ग्रेट नीड। आजादी एक ऐसा मजबूत बीज है जो हमेशा शदीद जरूरत के वक्त ही बोया जाता है। आई लिव हेयर टू, आई वॉन्ट माई फ्रीडम जस्ट एज यू। मैं भी यहीं पर रहता हूं, मुझे भी आजादी चाहिए बिल्कुल वैसे ही जैसी तुम्हारे पास है। दोस्तों ये फिर मैं आपको बता रहा हूं, ये व्हाइट लोगों को कह रहा है कि जैसी व्हाइट लोगों के पास आजादी है मुझे भी वैसी चाहिए, क्योंकि मैं भी इसी जगह पर रहता हूं। सवाल नंबर 1 में पूछा गया है कि यह नज़म किसके नजरिए से लिखी गई है और यह नजरिया कैसे मुतासिर करता है इस नज़म के पैगाम को। इसका जवाब है कि यह नज़म एक जाती नजरिए से लिखी गई है, एक ऐसे बंदे का नजरिया जिसको आज़ादी नहीं दी गई, और इसको जो लिखने वाला है वो उसी मुल्क में रहता है लेकिन उसके पास आज़ादी नहीं है जैसे दूसरों के पास है। इससे जो नज़म का पैगाम है वो ज्यादा मजबूत बनता है, जो ये दिखाता है कि जो आज़ादी की लड़ाई है वो पर्सनल है, यानी जाती है। सवाल नंबर 2, कैसे जो लैंगस्टन ह्यूज है वो तनकीद करता है उन लोगों पर जो इस बात पर ईमान रखते हैं कि आज़ादी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होने वाला एक बदलाव है। इसका जवाब है कि जो लैंगस्टन ह्यूज है वो कहता है कि इंतजार करने से आज़ादी नहीं आती, और वो थक चुका है लोगों की ये बातें सुन सुनकर जो कहते हैं कि चीज़ों को होने दो जैसे वो होती हैं। उसका ये मानना है कि इस तरह के नजरियात आज़ादी में ताखीर का बायस बनते हैं। नंबर 3, शायर जो है वो कल की रोटी वाले नजरिए को क्यों रद्द करता है। इसके जवाब में हम लिखेंगे कि जो शायर है वो कल की रोटी के नजरिए को रद्द कर देता है, क्योंकि जो आज़ादी है वो भी रोटी की तरह हर बंदे की एक बुनियादी और फौरी जरूरत है जो हर हाल में बगैर किसी ताखीर के पूरी होनी चाहिए। नंबर 4, क्या आप शायर के इस नजरिए को मानते हैं कि आज़ादी में कभी भी ताखीर नहीं करनी चाहिए? क्यों या क्यों नहीं? अपने जवाब को मिसालों से वाजे करें। इसका जवाब है कि जी हाँ, मैं शायर के इस नजरिए को मानता हूं जिसमें वो कहता है कि आज़ादी में कभी भी ताखीर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज़ादी जो है वो हर इंसान का बुनियादी हक है। मिसाल के तौर पे तहरीक पाकिस्तान के दौरान जो इंडिया में चली थी, मुसलमानों को यह कहा गया था कि वो अपनी बराबरी के हकूक के लिए इंतजार करें, लेकिन इंतजार करने से उनकी तकलीफ में सिर्फ इजाफा ही हुआ था। सवाल नंबर 5, अगर आप शायर की जगह होते तो आप आज़ादी का मुतालबा किस तरह करते? एक छोटा सा पैराग्राफ लिखकर बयान करें। इसके जवाब में हम लिखेंगे कि अगर मैं शायर की जगह पर होता या होती तो मैं कहता कि मैं तुमसे कोई एहसान नहीं मांग रहा, मैं बल्कि अपना हक मांग रहा हूं। मैं उसी जमीन में रहता हूं, मैं उसी हवा में सांस लेता हूं, और मैं कल का इंतजार नहीं करूंगा। मुझे आज आज़ादी चाहिए और मैं मांगता रहूंगा या रहूंगी आज़ादी जब तक ये मुझे मिल नहीं जाती। नंबर 6, पहले स्टैंजा में ह्यूज बयान करता है कि आज़ादी जो है वो समझौता करने से और डरने से नहीं मिलेगी। आपको क्या लगता है कि शायर ने इन्हीं लफ्जों का इस्तेमाल क्यों किया? जब यह नज़म लिखी गई थी तो ये बात उस वक्त के सियासी या समाजी माहौल के बारे में शायर की राय को कैसे वाजे करती है? इसका जवाब है
کہ لینگسٹن ہیوز جو ہے وہ ان لفظوں کا استعمال کرتا ہے جیسے سمجھوتا اور ڈر. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو آزادی ہے وہ غیر منصفانہ ڈیل کر کے یا ڈرے ہوئے رہ کر حاصل نہیں کی جا سکتی. ان لفظوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب یہ نظم لکھی جا رہی تھی اس وقت بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا حق مانگنے سے ڈرے ہوئے تھے اور وہ کم چیزوں پر ہی سمجھوتا کرتے جا رہے تھے. سوال نمبر 7. اس نظم میں کافی سارے کنٹراسٹ یعنی تضاد پائے جاتے ہیں. شاعر کے نظریے میں جو وہ کہتا ہے آزادی کے بارے میں، اور جو لوگوں کا جو نظریہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں لیٹ تھنگز ٹیک دیئر کورس، کہ ہونے دو چیزوں کو جیسے وہ ہو رہی ہیں. یہ تضاد پائے جاتے ہیں. کیسے یہ جو تضاد ہیں وہ شاعر کی بات کو زیادہ طاقتور بنا دیتے ہیں، وہ بات جو وہ کہتا ہے کہ جلدی کوئی اقدام کرنا چاہیے. اس کا جواب ہے کہ یہ تضاد ظاہر کرتے ہیں کہ شاعر کی جو آزادی کی ضرورت ہے وہ کتنی فوری اور سنجیدہ ہے، جبکہ دوسرے لوگ پرسکون بیٹھے ہیں. اسی دوران جو شاعر ہے وہ چوکنا، باخبر اور عمل کے لیے تیار نظر آتا ہے. یہی جو تضاد ہیں وہ شاعر کی دلیلوں کو اور اس کے آزادی والے مطالبے کو طاقتور بنا دیتے ہیں. سوال نمبر 8. اس نظم کے اندر مثالیں ڈھونڈیں ریپیٹیشن کی، انجیمپمنٹ کی اور میٹافر کی، اور یہ بیان کریں کہ کیسے یہ جو لٹریری ڈیوائسز ہیں یہ نظم کے مطلب کو اور اس کے اثر کو بڑھاتی ہیں. دوستو لٹریری ڈیوائسز جو ہیں وہ ان تینوں کو کہا جاتا ہے کلیکٹیولی، یعنی یہ جو ریپیٹیشن، انجیمپمنٹ اور میٹافر ہے ان کو کلیکٹیولی کہا جاتا ہے لٹریری ڈیوائسز. دوستو اس کے جواب میں سب سے پہلے ریپیٹیشن کو دیکھتے ہیں. ریپیٹیشن کہتے ہیں ایک لفظ کو بار بار ریپیٹ کرنا نظم کے اندر جس سے اس کی امپورٹنس پتہ چل سکے. تو اس میں ہے جو فریڈم لفظ ہے وہ بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے جس سے اس کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو سپیکر ہے یعنی جو شاعر ہے اس کی یہ خواہش ہے کہ یہ جلد از جلد اسے ملے. دوسرا ہے انجیممنٹ. دوستو انجیممنٹ کہتے ہیں جب آپ ایک لائن لکھ رہے ہو نظم کی اور ابھی وہ لائن پوری نہیں ہوئی اور آپ کی بات بھی پوری نہیں ہوئی اور آپ نیچے والی لائن پر شفٹ ہو جاؤ، اسے کہتے ہیں انجیممنٹ، یعنی لائن بریک کر کے آپ نیچے والی لائن پہ آ جاتے ہو. تو اس نظم میں جو رائٹر ہے اس نے کافی جگہوں پہ ایسے کیا، کبھی کبھار اس نے صرف ایک لفظ لکھ کے نیچے والی لائن پہ آ گیا، کبھی اس نے 2-3 لفظ لکھے ہیں پھر وہ نیچے والی لائن پہ آ گیا. اس سے ایسے لگتا ہے جیسے رائٹر بڑی جلدی میں ہے. اگر اس کی مثال دیکھیں تو جو لائن ہے فریڈم ول ناٹ کم ٹوڈے دس ایئر، یہ والی لائن جو ہے یہ ابھی ختم نہیں ہوتی اور رائٹر جو ہے وہ نیچے والی لائن پہ آ جاتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑی جلدی میں ہے اور بڑا وہ بے صبرا ہے. تیسرا ہے میٹافر. میٹافر کہتے ہیں کسی ایک چیز کو بیان کرنا کسی دوسری چیز کا سہارا لے کر. فرض کریں ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو کہتی ہے کہ یہ چاند ہے، اصل میں وہ اپنے بچے کی خوبصورتی بیان کر رہی ہے چاند کا سہارا لے کر، اسے کہتے ہیں میٹافر. اب یہاں پر جو لائن ہے فریڈم از اے اسٹرانگ سیڈ، کہ جو آزادی ہے وہ بڑا ایک مضبوط بیج ہے، تو اصل میں یہاں پہ آزادی کو بیان کیا جا رہا ہے بیج کا سہارا لے کر، ایک مضبوط بیج کا سہارا لے کر. یہاں پر آزادی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک بڑا مضبوط بیج ہے جسے لازمی زمین میں دبانا چاہیے تاکہ وہ پروان چڑھ سکے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آزادی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اسے ابھی بڑھنا چاہیے. مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کا کوئی بھی سوال یا کوئی بھی سجیشن ہو دین لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.